जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। भारतीय इतिहास का यह 12वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम इस क्लास में देखेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने और कब की, फिर हम उनके महान शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि बीपीएससी ने गुप्त वंश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गुप्त वंश का परिचय देख लेते हैं। गुप्त वंश का परिचय। गुप्त वंश इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, क्योंकि प्राचीन भारत में सर्वाधिक विकास, भारत का सर्वाधिक विकास गुप्तों के शासन में के समय ही हुआ था। गुप्तों ने भारत पर शासन कब से कब किया? तो गुप्तों ने लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। ध्यान रखिएगा, गुप्तों ने भारत पर 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया था। अब प्रश्न ये आता है, गुप्त आए कहाँ से थे? तो गुप्त जो थे, हमने इसके पहले वाले क्लास में IAS-PK के बारे में पढ़ा था, जिसमें अंत में हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था। इन्हीं कुषाण वंशों के सामंत थे गुप्त शासक। क्या थे? सामंत थे। इन्हीं सामंत थे कुषाण वंशों के, जो अलग होकर के बाद में इन्होंने गुप्त वंश का स्थापना कर लिया था। ध्यान रखिएगा, जो गुप्त वंश है वो भारतीय थे, विदेशी नहीं थे, लेकिन ये कुषाण वंश के सामंत थे। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक महाराज श्रीगुप्त थे। कौन? महाराज श्रीगुप्त थे। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकता है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो महाराज श्रीगुप्त थे, लेकिन अगर बीपीएससी में पूछता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसे कंफ्यूज हो गया, क्यों ऐसा? तो देखिए, जो श्रीगुप्त थे ये सामंत भी थे। क्या थे? सामंत थे। और ये प्रॉपरली एक राजा के रूप में इन्होंने अपना शासन नहीं सुव्यवस्थित ढंग से सजा पाया था। लेकिन जब इनका अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम आया तो वो प्रथम शक्तिशाली शासक भी हुआ था इस वंश का, और साथ ही साथ उसने उसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने एक अच्छे तौर पे एक प्रॉपरली एक शासन की नींव डाली थी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संस्थापक सिर्फ पूछेगा तो श्रीगुप्त, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो चंद्रगुप्त प्रथम। आइए अब हम गुप्त शासकों के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। गुप्त वंश का प्रथम जो है प्रतापी राजा बोले थे, या इसे प्रथम शक्तिशाली राजा जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। यह 319 ईस्वी में, कब? 319 ईस्वी में राजा बना था और 335 ईस्वी तक शासन किया था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का भी प्रवर्तन किया था, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, जो कि इंग्लिश कैलेंडर है। उसके बाद हमने शक संवत के बारे में और विक्रम संवत के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे हमने गुप्त संवत के बारे में पढ़ा है। तीनों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला राजा समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त एक बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। इसे विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार थे। कौन? विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह नेपोलियन नाम इसको किसने दिया था? तो विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री में समुद्रगुप्त को उनका नाम नेपोलियन कहा है। मतलब समुद्रगुप्त को का उपनाम या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए अब इनके बारे में और देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन द्वारा इसमें प्रशंसनात्मक वर्णन किया गया है।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का प्रशंसा किया गया है। क्या प्रशंसा किया गया है, या बोले तो प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। क्या है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। और इसकी उपाधियों की बात करें, किसकी, तो इसकी बहुत सारी उपाधियां थी। इन उपाधियों के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। इन उपाधियों से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इन उपाधियों में पहला है पर क्रमांक। कौन सा? पर क्रमांक की उपाधि, तो ये भी किसने ली थी? समुद्रगुप्त ने। और दूसरा उपाधि भारत का नेपोलियन, उसके बाद पर क्रमांक, उसके बाद इसने और भी अन्य भी बहुत सारी उपाधियाँ ली थी। ये उपाधियाँ कौन कौन सी है? तो एक धरणी बंध की उपाधि। कौन सा? धरणी बंध की उपाधि भी इसने ली थी। ध्यान रखिएगा, धरणी बंध। अब धरणी बंध की उपाधि इसलिए क्योंकि इसने पूरे धरती को जीता था। भारत का क्षेत्र है, आप देखेंगे इस पे पूरे भारत क्षेत्र पे इसका शासन था, इसलिए इसे धरणी बंध भी की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका ननिहाल जो था लिच्छवियों के यहाँ था। कहाँ? लिच्छवियों के यहाँ इसका ननिहाल था, इसलिए इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। क्या? लिच्छवी दौहित्र भी इसे कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र। तो इन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना होगा। लिच्छवी दौहित्र किसका नाम था? समुद्रगुप्त का, क्योंकि यह लिच्छवियों का दौहित्र, मतलब दौहित्र का मतलब होता है यह इसका ननिहाल पड़ता था यहाँ। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। पूरे धरती जीतने के कारण इसे धरणी बंध भी कहा गया है। इसने कविराज की भी उपाधि दिया गया था। किसका? कविराज का। ध्यान रखिएगा, कविराज का भी उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया था। कविराज, ध्यान रखिएगा, कविराज। इसके बाद है इसमें वीणा वादक के रूप में भी इसे दिखाया गया है। सिक्कों पर इसे वीणा वादक और सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया। ध्यान रखिएगा, सिक्कों पर समुद्रगुप्त को एक सैनिक की वेशभूषा में, साथ ही इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, वीणा बजाते हुए और सैनिकों की वेशभूषा में इसे दिखाया गया है। तो ये हमने किसके बारे में जाना? ये हमने जाना समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के हमने कौन कौन सा उपनाम देखा? तो पहला पर क्रमांक। कौन सा? पर क्रमांक। दूसरा नेपोलियन। कौन सा? नेपोलियन, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन। उसके बाद हमने लिच्छवी दौहित्र देखा। लिच्छवी दौहित्र धरणी बंध, क्योंकि इसने पूरे धरती को जीता था भारतीय उपमहाद्वीप में। इसे कविराज भी कहा गया था। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए और सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ये आपको इसे ध्यान में रखना होगा। ये बात करें इसके समकालीन दक्षिण राज्य की, तो इसके जो समकालीन दक्षिण राज्य थे वो थे धनंजय। कौन सा? धनंजय, जिसकी राज्य था कुशलपुर। नीलराज, जो कि अमुक्त इनका राज्य था। उग्रसेन, जो कि पलक्का था। और विष्णुगुप्त, जो कि कांची। तो ये कुछ राजा हैं दक्षिण संबंधित इसके समकालीन राजा, समुद्रगुप्त के समकालीन राजा, और उनके नरेश यहाँ दिए गए हैं। ये आप याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बस यहाँ उनके जो उपनाम थे, उपाधियाँ थी, उनके बारे में याद रखना जरूरी है। इसके साथ ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी आपको याद रखना होगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसमें हरिसेन द्वारा इसका प्रशंसनात्मक वर्णन किया गया है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। तो यह समुद्रगुप्त के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। गुप्त वंश का अगला शासक, समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक रामगुप्त हुआ। कौन हुआ? रामगुप्त। कौन सा? ध्यान रखिएगा, रामगुप्त हुआ। लेकिन रामगुप्त की हत्या, किसकी? रामगुप्त की हत्या उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके खुद सम्राट बन गया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय अब आ चुका है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चल रहा है ध्यान रखिएगा। पहले श्रीगुप्त ने स्थापना की, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त की हत्या हो गई, और फिर रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नामों की बात करें तो इसका नाम देवगुप्त था। क्या? देवगुप्त था, देवराज था, और देवश्री या देवीश्री थी। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि रामगुप्त की हत्या करके यह राजा बना था। रामगुप्त इसका भाई था, और रामगुप्त की जो पत्नी थी, कौन सी? देवी। रामगुप्त की पत्नी देवी उसी के बहकावे में आकर, उसी के बहकाने पर इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। मतलब रामगुप्त की पत्नी के कहने पर उसने
चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी मतलब अपने भाभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाभी से शादी कर ली थी, इसलिए इसका नाम देवी श्री भी पड़ा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी ने शादी कर लिया था, ध्यान रखिएगा। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या किसी की थी? अपने भाई रामगुप्त की। इन दोनों के प्रेम पर आधारित एक पुस्तक भी है जिसका नाम देवी चंद्रगुप्तम है। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम, जिसे किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। तो देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त। कौन दत्त? विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त ने क्या लिखा? देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक, जो किस पर आधारित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी भाभी देवी के प्रेम पर आधारित है यह पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम। ये हो गई इसकी पर्सनल जानकारी। अब हम इसके शासन के बारे में जान लेते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसने शकों का अंत किया। कौन? शक राजाओं की इसने अंत कर दिया। हमने ISP के जो पढ़ा था उसी में कि ये शक शासक, इनका अंत किसने कर दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और खुद उसने इसका अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की, ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का अंत करके, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब अन्य उपाधियों के बारे में इसके बात करें तो इसने एक सकारी की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? सकारी की उपाधि। और इसने शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और भी इसके बहुत सारे काम थे। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। क्या? चांदी का सिक्का चलवाया था, ध्यान रखिएगा। चांदी का सिक्का चलवाया था। साथ ही इसने राजा रानी नामक सिक्का भी चलवाया था। कौन सा? राजा रानी, जिसपे राजा और रानी दोनों के चित्र अंकित होते थे। हालांकि अन्य राजाओं ने भी राजा रानी टाइप का सिक्का चलाया था। तो इनके उपाधियों के बारे में कौन कौन सा इसकी उपाधि हो गई? विक्रमादित्य, शकों को हरा करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने उसके बाद सकारी के भी उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद इसने चांदी की सिक्के भी चलवाए थे। किसकी? चांदी के सिक्के। इनके अन्य बात करें इनके विशेषताओं की तो इसने न्याय का सिंहासन लगवाया था। किसने? न्याय का सिंहासन, न्याय का सिंहासन, ध्यान रखिएगा। किसने न्याय का सिंहासन लगवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने न्याय का सिंहासन लगाया था। इसके समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय न्याय जो है वो न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत इतनी मजबूत थी कि कोई भी अपराधी अपराध नहीं कर पाता था। इतना ध्यान रखिए कि इसके समय लगभग 0 अपराध हो गए थे। अपराध कितने? 0 हो गए थे। तो न्याय के सिंहासन किसने लगवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि किस वंश का था? तो यह आपको गुप्त वंश का था, ध्यान रखिएगा। सबके नाम में लगभग गुप्त लगा ही है। अब इसके अन्य विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। अन्य विशेषताओं क्या है? तो इसके मेहरौली अभिलेख मिला है। दिल्ली से मेहरौली अभिलेख मिला है। कौन सा? मेहरौली अभिलेख, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के मेहरौली अभिलेख में इसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के मेहरौली से अभिलेख मिला है। दिल्ली के मेहरौली से एक अभिलेख मिला है जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। कहाँ पे? कुतुब मीनार के समीप है। वहाँ पे उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। किसकी? विष्णु ध्वज की स्थापना, मतलब कि विष्णु भगवान के जो ध्वज थे इसकी स्थापना। इसके समय में वैष्णव धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ था, ध्यान रखिएगा। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म का। ये किसके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय किस धर्म का था ज़्यादा इसने बढ़ावा दिया? तो इसने सर्वाधिक बढ़ावा वैष्णव धर्म को दिया था। किसको? वैष्णव धर्म को, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वैष्णव धर्म को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा धर्म था? देखिए, वैष्णव धर्म को कृष्ण भगवान ने भी चलाया था, भागवत संप्रदाय। तो देखिए, मेहरौली अभिलेख से ही पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे ये किस भगवान के उपासक थे? तो ये विष्णु भगवान के उपासक थे, अर्थात वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था। जो मेहरौली अभिलेख दिल्ली में है वो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है और वहीं पर विष्णु पद पर्वत पर इसने विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। उसी पर मेहरौली अभिलेख में ही चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। किसका? चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसे वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चंद्र नामक राजा का जो वर्णन है उसे वर्तमान में चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी तुलना की गई है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी तुलना की गई, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी तुलना की गई है,
जो कि चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है मेहरौली अभिलेख में। अगला जो पॉइंट है यह जो चंद्र का समीकरण, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से। अभी हमने आपको बताया कि जो यह चंद्र नामक राजा की जो उपलब्धियों का वर्णन है मेहरौली अभिलेख में, कौन सा, मेहरौली अभिलेख में। तो यह आपको किससे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका आपको क्या किया गया है, इनका समीकरण लगाया गया है। मतलब ये माना गया कि ये किसके बारे में है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगला पॉइंट है पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा। किसने, तो पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को इसने परास्त किया। रुद्र सिंह थर्ड को इसने परास्त किया और इसके परास्त करने के कारण शकों का अंत हो गया। क्या हो गया, शकों का अंत हो गया, जिससे कहा जाता है कि पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन हो गया, वहाँ से शक सत्ता खत्म हो गई। शकों के हराने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। साथ ही इसने कौन कौन सा उपाधि धारण किया था, तो विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है इसके समकालीन। देखिए ये सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये अभी तक कि इसके समकालीन चीनी यात्री कौन था। किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन चीनी यात्री कौन था, तो वो फाहियान था। कौन था, फाहियान था, ध्यान रखिएगा। चीनी, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था, वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कहाँ का यात्री था, चीन का यात्री था। यह किसके समकालीन था, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फाहियान किसके दरबार में आया था। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में भी या अन्य भी एग्जाम में पूछे गए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले फैक्ट जो है ये देख लेते हैं। ये अगला जो फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 2-3 नाम याद रखने होंगे। कौन कौन सा, देखिए इसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन से, 9 महापुरुष रहते थे या 9 महान लोगों का एक ग्रह था, महान लोगों का एक समूह था जिसे नवरत्न कहा गया। 9 रत्नों का एक समूह था जिसे नवरत्न कहा गया। ये नवरत्न में सभी लोगों का नहीं, लेकिन 4-5 लोगों का नाम आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा नाम आपको याद रखना है, आइए हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले महाकवि कालिदास के बारे में याद रखें। तुलसीदास तो अकबर के समकालीन थे। किसके, अकबर के समकालीन। लेकिन महाकवि कालिदास किसके समकालीन थे, तो कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो इसके नवरत्नों में कितने, 9 लोग थे, नवरत्न नाम ही है तो 9 लोग थे। 9 लोगों में किनका किनका आपको याद रखना है, तो कालिदास क्या थे, कवि थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। उसके बाद आपको धनवंतरी का नाम याद रखना है। धनवंतरी क्या थे, चिकित्सक थे। ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि धनवंतरी किसके दरबार में थे, किस गुप्त शासक के दरबार में थे या किसके दरबार में थे, तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या थे, तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे। उसके बाद है वराह मिहिर। कौन, वराह मिहिर, यह एक खगोल विज्ञानी थे। क्या थे, खगोल विज्ञानी थे, ध्यान रखिएगा। वराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो इसके नवरत्नों के एक बार हम नाम आपको बता देते हैं, यही 3-4 आपको याद रखना है। एक और अमर सिंह का नाम याद रखना है। ये अमर सिंह जो थे कोशकार थे। कोशकार का मतलब है डिक्शनरी। क्या, डिक्शनरी को जो बनाने वाला होता है उसी को कोशकार थे। शब्दों के जो एक जगह क्या किया जाता है, इकट्ठा करने का काम ये किया करते थे। कौन, अमर सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना है। और भी हैं तो इनका नाम सिर्फ बता देते हैं। ये 4 नाम आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा, तो महाकवि कालिदास जो कि कवि थे, चिकित्सक थे धनवंतरी, और खगोल विज्ञानी कौन थे, तो वराह मिहिर। तो ये 3 नाम और साथ में अमर सिंह, जो अमर सिंह क्या थे, तो अमर सिंह इसलिए याद रखना है कि आगे बहुत सी और भी अमर सिंह मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ से आपको अमर सिंह को भी याद रखना है। अमर सिंह क्या थे, तो वो कोशकार थे। अगला है कूटनीतिज्ञ। तो कूटनीतिज्ञ कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो घटकर्पर था। कौन, घटकर्पर एक कूटनीतिज्ञ था। वेताल भट्ट कौन था, तो वेताल आप सुने हुएगा, विक्रम वेताल वगैरह करके। तो ये वेताल भट्ट कौन था, जादूगर था। क्या था, जादूगर था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। अन्य जो बचे हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अन्य लोगों में कौन कौन से हैं, तो हमने देख लिया वेताल भट्ट जो कि जादूगर थे। कोशकार, अमर सिंह क्या थे, कोशकार थे।
शंकु एक नाम का था जो कि वास्तुकार था। क्षणपक एक ज्योतिषी था। कौन था? ज्योतिषी था। वर रुचि या व्याकरणज्ञ थे, मतलब व्याकरण लिखने का काम किया करते थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में जानकारी हो गई। इसमें से आपको 4 लोगों का नाम याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत तरह से घुमा फिरा करके, जैसे कि 4 लोगों का नाम भी दे सकता है इसमें से कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक नहीं थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से नवरत्न थे, तो उनमें से नाम दे सकता है, या किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। तो ये हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में के बाद हम कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में? कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्होंने बिहार के क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए थे। कुमारगुप्त प्रथम कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने इनके उपाधियों के बारे में बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सा? महेंद्रादित्य की उपाधि, ध्यान रखिएगा, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके पहले हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से यह उत्पन्न, उसका जन्म हुआ था किसका? कुमारगुप्त का। तो कुमारगुप्त जो था चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी से उत्पन्न संतान था कुमारगुप्त प्रथम। और इसका उपाधि, इसने उपाधि कौन सा धारण किया? इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। सर्वाधिक जो गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के जो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं वो इसी के समय के मिले हैं। कुल 18 अभिलेख मिले हैं यहाँ से। कितने? कुल 18 अभिलेख इसके काल के मिले हैं। तो गुप्त काल के सर्वाधिक प्राप्त अभिलेखों में से सर्वाधिक जितने भी अभिलेख मिले उन सब में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के काल के ही मिले हैं। किसके? कुमारगुप्त काल। क्योंकि हम बीपीएससी और बिहार स्पेशल की चीज़ें में भी देख रहे हैं, तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि गुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, कौन सा? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा, या यहाँ प्रथम आप हटा भी सकते हैं, बाद में एक बहुत वीक शासक आएगा, एग्जाम्पल में या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो कुमारगुप्त ही दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। ये इम्पोर्टेंट से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने? कुमारगुप्त ने की थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा देता था। बौद्ध धर्म के बारे में हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म कुल 3 भागों में बटा था, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संघ में 2 भाग में बटा था। कौन सा? महायान और हीनयान शाखा। तो उसी 2 शाखाओं में महायान शाखा की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। कौन सा? बौद्ध धर्म की। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है बीपीएससी ने, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने करवाया था। लेकिन इसका नष्ट या इसे खत्म किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट या जला दिया था ऐबक का सेनापति खिलजी ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन? खिलजी। खिलजी, आपको इतना ही आपको ध्यान रखना है, ऐबक का सेनापति खिलजी ने इसे ध्वस्त करवा दिया था। ऐबक का सेनापति कौन? ऐबक का सेनापति कौन? ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसका नष्ट करवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट करवा दिया था। देखिए यहाँ से बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ठीक है, वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन दिया था ना उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था या किसका गुलाम था? तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बख्तियार खिलजी था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था ही नहीं, वहाँ पे क्या था? गौरी था। तो यहाँ से आपको एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बता देते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो
अंत किया था। स्थापना तो पता चल ही गया, कुमारगुप्त ने किया था। इसका अंत या इसको नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। वो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जबकि गौरी का, मोहम्मद गौरी का यह क्या था, गुलाम था। तो ये आपको जब हम मुस्लिम आक्रमण पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जब, और मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। तो ये आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्या देख लिया, कुमारगुप्त के बारे में देखा हमने कि इसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न संतान था। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय के प्राप्त हुए हैं, जो कि 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या था, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी इसे कहा जाता है। इसके समय में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, क्या, ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो बंगाल के 3 जगहों से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से बंगाल के 3 जगह, तो बंगाल के धनदह, दामोदरपुर और बैग्राम से, बंगाल के 3 जगहों धनदह, दामोदरपुर और बैग्राम से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। किसके समकालीन, तो कुमारगुप्त के समकालीन। इसके समय के ही स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं तथा तांबा की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। स्वर्ण मतलब सोना, रजत मतलब चांदी और ताम्र मतलब तांबा। तो तीनों प्रकार की मुद्राएं किसके समकालीन की प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन। इसी के समकालीन एक विलसाड अभिलेख मिला है। कौन सा, विलसाड अभिलेख मिला है, जिसमें गुप्तों की वंशावली दी गई है और उसमें कुमारगुप्त प्रथम तक के शासन के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब गुप्तों की जो वंशावली है उसमें कहाँ तक दी गई है, कुमारगुप्त प्रथम तक की जानकारी दी गई है। कौन सा अभिलेख में, तो विलसाड अभिलेख में। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि विलसाड अभिलेख में क्या दिया गया है, तो यह क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछ के ऐसा भी पूछ सकता है कि गुप्तों की वंशावली किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वो विलसाड अभिलेख से। कौन सी अभिलेख, विलसाड अभिलेख से। उनका अगला शासक है स्कंदगुप्त। कौन, स्कंदगुप्त। तो आइए इसके बारे में भी हम अच्छे से देख लेते हैं। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सा, क्रमादित्य की। इसके काल में स्वर्ण के सिक्के मिले। कौन सा, स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसके मुख्य भाग पर मतलब हेड भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति है, और पृष्ठ भाग पर मतलब तेल वाले भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी जी की फोटो मिला है। तो ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त के समय जो सिक्के मिले हैं उसके फेस पे, एक फेस पे धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति है, तो दूसरे फेस पे पद्मासन में लक्ष्मी जी विराजमान है, और उसमें लक्ष्मी जी के साथ स्कंदगुप्त की भी पिक्चर या उनका भी फोटो दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो सोने के सिक्के मिले हैं स्कंदगुप्त के समय, उसमें उसके पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराज लक्ष्मी के साथ स्कंदगुप्त का भी उत्कर्ण मतलब चित्र उत्कीर्ण किया गया है। हुणों का पहला आक्रमण, हुण विदेशी शासक थे, इनका पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था, और स्कंदगुप्त उसमें विजय हुआ था। गुप्त वंश का जो पतन की बात करें तो गुप्त वंश का जो पतन है हुणों के आक्रमण के कारण ही गुप्त वंश का पतन हुआ था। हालांकि जो पहला आक्रमण हुआ था हुणों का वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और स्कंदगुप्त उसमें विजय हुआ था, लेकिन हुणों के बाद में जो आक्रमण हुई उसके कारण इस वंश का नष्ट हो गया, यह वंश पतन हो गया। कुछ सिक्कों पर मतलब कि गुप्त वंश के कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित मिला है। ध्यान रखिएगा, क्रमादित्य कौन, तो क्रमादित्य अभी हमने बताया स्कंदगुप्त। यही स्कंदगुप्त के कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज का चित्र मिला है। किसका, गरुड़ ध्वज का, और इस पे क्रमादित्य का चित्र भी मिला है, ध्यान रखना है। हालांकि अभी हमने कुमारगुप्त के बारे में देखा तो उनके जो सिक्के मिले हैं उनके सिक्के पे भी क्या था, धन ताम्रपत्र, और इसने भी स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और ताम्र सिक्के चलवाए थे। और यहाँ हमने स्कंदगुप्त के बारे में देखा तो कुछ सिक्के जो मिले थे उस पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी का चित्र मिला है। साथ ही इसको कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य की अंकित चित्रें भी मिली है। तो ये जानकारी हुआ स्कंदगुप्त के बारे में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया। तो अब गुप्त वंशकालीन कुछ अभिलेखों के बारे में और कुछ धार्मिक और उनके सांस्कृतिक महत्वों के बारे में भी जान लेते हैं। गुप्त वंश वाले थे, गुप्त शासक जो थे भागवत अथवा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन सा, भागवत अथवा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे।
वैष्णव धर्म का चरमो उत्कर्ष मतलब सबसे अपने चरम पे कब था, तो यह गुप्त राजाओं के शासनकाल में ही भागवत अथवा वैष्णव धर्म अपने चरम पे था। गुप्त नरेश वैष्णव और मतो अनुयायी थे, मतलब वैष्णव धर्म को मानते थे तथा उन्होंने इसे अपना राज धर्म भी बनाया था। तो गुप्तों का राज धर्म कौन सा था, तो वो गुप्तों का राज धर्म था वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। किसकी, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, भागवत धर्म को मानते थे और परम भागवत की उपाधि भी उन्होंने धारण किया था। साथ ही इसलिए विष्णु का वाहन गरुड़ इनके राज चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता था। कौन, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है और इसी गरुड़ का चित्र ये लोग अपना राज्य चिन्ह के रूप में प्रयोग करते थे। तो इन सभी से पता चलता है कि जो गुप्त नरेश थे वे क्या थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो ये उनके धार्मिक मामले हो गए। अब कुछ इनके राजनीतिक और कुछ टर्मोलॉजी के बारे में समझेंगे। उनके जो काल में कुछ कर वगैरह चलते थे वे किस नाम से जाने जाते थे। तो भूमि कर, कौन सा, भूमि कर या भाग कर, उपज कर यही होता था। भूमि कर मतलब भूमि पर जितना उपज होगा उसका भाग देना होता था। तो ये जो भूमि कर था ये उदंग के नाम से जाना जाता था। कौन सा, उदंग का उद्रंग, ध्यान रखिएगा, उद्रंग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में भूमि कर को उद्रंग के नाम से जाना जाता था। और भू राजस्व का जो दर था, उपज का जितना आपको प्रोडक्शन जितना आपने उपजाया उसका छठा भाग, कौन सा भाग, छठा भाग। तो भू राजस्व का दर जो था उपज का छठा भाग था। तो अब जनरली अगर आप क्या 60 kg अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, कितना kg, 60 kg, तो उसमें 10 किलो आपको क्या करना होता था, राजा को देना होता था। तो जैसे कि 60 का 1/6 आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60। तो इस तरह से 10 kg आपको देना होता था। तो टोटल उपज का 60% भाग आपको देना होता था, किसको, राजा को। तो भू राजस्व का जो दर था वो 1/6 था। भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। प्राचीन भारत में, ठीक है, या गुप्त वंशों के शासनकाल में सिंचाई कर, देखिए जो आप सिंचाई करते हैं खेत में उस पर भी टैक्स लगता था और उस टैक्स को विदक भागम कहा गया था। क्या, विदक भागम, विदक भागम, विदक भागम, विदक भागम, 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए ध्यान रखना और इसलिए हम इतना जोर दे रहे हैं। तो सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। रेशम को, किसको, रेशम को ये लोग कौशेय कहते थे। क्या, रेशम को ये लोग कौशेय कहते थे। क्या, कौशेय, रेशम का पर्याय मतलब दूसरा नाम कौशेय था उस समय। अभी हम लोग जो रेशम कहते हैं उसे उस समय कौशेय कहा जाता था। गुप्त लोगों की भाषा क्या थी, तो गुप्त वंश वाले लोगों की सर्वाधिक जो उच्च कुलीन लोग थे उनकी भाषा संस्कृत थी। तो गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा संस्कृत थी। कौन सा, संस्कृत थी। और जो छोटे जाति वाले थे वे लोग जनरली लोग साधारण की भाषा पाली वगैरह यूज करते थे। तो गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी, संस्कृत थी। लोहे के उपकरण, लोहे से अगर कोई वस्तु बनता था तो उसे वारंगल कहा जाता था। क्या, वारंगल। तो लोहे के बने हुई चीजें को वारंगल कहा जाता था। मृक्ष कटिकम, शूद्रक ने एक रचना भी की थी उस समय जो कि मृक्ष कटिकम। तो मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक है। गुप्त शासकों के समय खेल कौन सा आया था, तो गुप्त शासकों के दौरान खेल जो था उनके लिए शतरंज ही सबसे प्रमुख खेल था उनका। कौन सा, शतरंज उनका प्रमुख खेल था। अन्य कुछ फैक्ट है, इनके समय में जो स्वर्ण मुद्रा चलाई गई उसे दिनार कहा जाता था। क्या, दिनार कहा जाता था, ठीक है। और देखिए एक लेखक थे भास्कराचार्य। कौन, भास्कराचार्य गुप्त शासकों के समय एक लेखक थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक पुस्तक लिखा है। कम से कम आपको लीलावती तो आपको याद रखना ही होगा कि लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, भास्कराचार्य। साथ ही सिद्धांत शिरोमणि के भी लेखक है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य कौन थे, एक लेखक थे। आयुर्वेदा शास्त्र, ये तो हम आपको पढ़ ही चुके हैं कि आयुर्वेद शास्त्र कौन थे। आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद किससे संबंधित कौन थे, तो धन्वंतरी। कौन, धन्वंतरी आयुर्वेद मतलब कि यह चिकित्सक थे और आयुर्वेदा शास्त्र इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो आयुर्वेदा शास्त्र के लेखक कौन है, धन्वंतरी। वैसे भी अगर आप नहीं भी ध्यान रखिएगा तो भी याद हो जाएगा क्योंकि धन्वंतरी चिकित्सक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र, कौन सा शास्त्र, तो आयुर्वेद शास्त्र के लेखक थे। इसके समय चलाए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। देखिए चांदी गोरा होता है
कौन सा? चांदी एक अलग टाइप का इसमें चमक होता है, तो इसे रूपवान होता है या इसे रूपक बोल सकते हैं। तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या? रूपक कहा जाता था। और सोने के सिक्के को दीनार। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। क्या? दीनार। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अगला फैक्ट है एक एरण अभिलेख। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में तो नहीं लेकिन यूपीएससी के टाइप लेवल का क्वेश्चन है। ये एक है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। गुप्त कालीन एक एरण अभिलेख मिला है जहां से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। मतलब एक अभिलेख मिला है एरण से जहां से पता चलता है जो कि सती प्रथा प्रचलन में था, इसका प्रथम एक अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। यह 510 ईस्वी का अभिलेख है। कौन सा? 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें सेनापति गोपराज, तो गुप्त शासकों के समय एक सेनापति था गोपराज, इसकी स्त्री जब गुप्तराज की मृत्यु हुई तो गोपराज की जब मृत्यु हुई तो उसकी स्त्री के सती होने का उल्लेख है एरण अभिलेख में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि इतिहास का वो प्रथम अभिलेख कौन सा है जिसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है, तो वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? एरण अभिलेख। ये आपको याद रखना है, एरण अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। यह 510 ईस्वी का अभिलेख है और इसमें सेनापति गुप्तकालीन सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का प्रमाण है। अगले है अर्थव्यवस्था। किनके? जो इनके कालीन, कौन से? गुप्त शासकों के समकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए इनके समकालीन व्यापार पे लोग ज़्यादा जोर देते थे। बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह, बंगाल कहाँ है? तो देखिए ये हो गया भारत, और भारत के पूर्वी भाग में है बंगाल, इस साइड में है आपको बंगाल। तो पूर्वी भाग में भारत के बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। तो ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? गुप्त वंश, गुप्त वंशकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं कि बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था। किनके समकालीन? तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त शासकों के समकालीन बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था। एक चीज़ तो आपको हम बताना भूल ही गए थे, एक समुद्रगुप्त को, क्या उनको समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उनका घोड़ा 3 सागर का पानी पीता था। कहाँ कहाँ? 3 सागर। तो देखिए डेली तो 3 सागर जाएगा नहीं, तो देखिए इसको अगर हम भारत का मैप मान ले, किसका? भारत का मैप मान लेते हैं, ठीक है। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये 3 साइड में इसका राज्य था। तो पहले प्राचीन काल में पानी आप वहीं से भर सकते थे जहाँ पे आपका अधिकार होता था। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जब समुद्रगुप्त शासन में थे तो उनका शासन पूरे भारत में फैला हुआ था, और इस तरह से उनका जो इनके बारे में कहा भी जाता है कि इनका जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ये 3 समुद्र मतलब पूरे भारत ये उपमहाद्वीप पर इनका कब्जा था। अभी हम बता रहे थे अर्थव्यवस्था के बारे में भी। तो अर्थव्यवस्था जो है बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। ताम्रलिप्ति, कौन? ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन यहीं से होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार यहीं ताम्रलिप्ति से ही होकर होता था। कहाँ से? ताम्रलिप्ति से। तो ध्यान रखिएगा ताम्रलिप्ति बंगाल में एक प्रमुख बंदरगाह था गुप्त शासकों के समय, जहाँ से उत्तर भारत के व्यापार का संचालन होता था। अब हम दक्षिण भारत में देख लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम भारत में भड़ौज था। कौन सा? भड़ौज। तो भड़ौज जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। भड़ौज जगह का नाम है जहाँ जो कि पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। पश्चिमी भारत अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको भड़ौज लगाना होगा, और ताम्रलिप्ति पूछेगा बंगाल का जगह तो वो उत्तर भारत। हालांकि ये ताम्रलिप्ति बीपीएससी पूछ चुका है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन कहाँ से होता था, तो ताम्रलिप्ति या बंगाल के एक प्रमुख बंदरगाह से होता था। और पश्चिम भारत में पूछने के चांसेस है तो क्या पूछ सकता है कि गुप्त काल में व्यापार जो है कहाँ से होता था, तो गुप्तकालीन व्यापार पश्चिमी देशों के साथ होता था भड़ौज से। कहाँ से? भड़ौज से। अन्य जो फैक्ट है उसे भी हम देख लेते हैं। एक और प्रमुख विशेषता देखी गई है कि गुप्त काल में नगरों का बहुत ही पतन हुआ है। क्या हुआ है? पतन हुआ है। जैसे कि पाटलिपुत्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मौर्य वंश के समय बहुत ही बड़ा एक शहर था, लेकिन गुप्त काल में इसका पतन हो गया था। क्या हो गया था? पतन हो गया था।
तो गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुई। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, गंगा घाटी में बहुत सारे शहर थे, जैसे मेनली आप पाटलिपुत्रा को ही देख लीजिए, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आसवन में पर्याप्त विघटन हुआ, वहाँ जो लोग रहते थे उनमें विघटन हो गया। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। ध्यान रखिएगा, वही पाटलिपुत्रा है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, किसकी, मौर्य वंश की राजधानी थी। जब यहाँ वेनसांग आया था, कौन, वेनसांग आया था, तो उसने देखा कि यह एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में नगरों के क्रमिक पतन कब हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा। तो ये हमने देखा पाटलिपुत्र भी गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण एवं कुम्हरार, सोनपुर, सेवगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास की ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये सभी जगह जो कि मौर्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे, इनका ह्रास हो गया था, मतलब ये गांव के रूप में क्या हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ, तो नगरों का क्रमिक पतन, जो नगर थे वो गांव के रूप में चेंज हो गए, ये किस काल में हुआ, तो ध्यान रखिएगा गुप्तों के काल में। गुप्तों के काल में नगर किस काल में बदले, तो नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूती वस्त्र जो है मुख्यतः इनका व्यापार था, और सूती वस्त्र का उत्पादन जो था मुख्यतः गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु क्षेत्रों में सूती वस्त्र का मुख्यतः क्या होता था, व्यापार होता था। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक गांव दान दिया गया था इन्हीं के समय में। क्वेश्चन ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक दान किसने दिया, तो हालांकि मंदिरों नहीं पूछा है, ब्राह्मणों को, तो दोनों बात एक ही है, मंदिर बोले या ब्राह्मण बोले। तो सर्वाधिक दान किसने दिया, तो गुप्त शासकों ने ही मंदिरों को सर्वाधिक दान दिए थे। सर्वाधिक गांव, और वहां से गांव से जो भी अर्जित होता था टैक्स, वो सभी दान दिए थे किसको, ब्राह्मणों को। यहाँ आपको एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्राह्मणों को भूदान, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। किसने, सातवाहनों ने की थी। जब हम सातवाहन पढ़ाए थे तो भी आपको हमने बताया था कि भूदान देने की व्यवस्था सातवाहनों ने शुरू की थी। वहीं मंदिरें एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक गांव दान, जब सर्वाधिक की बात आ जाए तो वो गुप्त शासकों ने, लेकिन शुरुआत की बात आ जाए तो सातवाहनों ने। तो ये ध्यान रखिएगा। भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहा जाता था, जो कि उपज का 1/6वां भाग, मतलब कि छठा भाग होता था। सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भागम कहा जाता था। नगद कर को हिरण्य कहा जाता था, नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। रेशम को कौशे और लौह यंत्र को वारंगल कहा जाता था, लौह यंत्र को वारंगल कहा जाता था। बात करें इनके शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था लेकिन संघात्मक था। दोनों में अंतर क्या है, राजतंत्रात्मक होता है कि राजा का शासन, और संघात्मक होता है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़ा राज्य बनाना। जैसे वर्तमान समय में भारत 28 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के एक संघीय क्षेत्र बनाता है। कौन सा, संघीय क्षेत्र। उसी तरह उस समय भी गुप्त शासकों ने भी संघात्मक राज्य पद्धति अपनाया था, जो कि छोटे छोटे राजाओं को मिलकर के एक बड़ा राज्य बना था। इसी के समय एक चवार्क दर्शन भी लिखा गया था, जो कि जड़त्व या भौतिक विचारधारा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चवार्क दर्शन में जड़त्व या भौतिक विचारधारा दिया गया है, जिसमें यह दिया गया है कि आपको घबराना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। साथ ही अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उधार लेकर घी खाइए, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तभी तक, उसके बाद आप दोबारा आने वाले नहीं हैं। तो इसमें भौतिक विचारधारा दिया गया है चवार्क दर्शन में। तो ये हमारा अभी तक था, हमने बहुत ही डिटेल्स में संपूर्ण क्वेश्चन को देखते हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट यूपीएससी लेवल तक का देखते हुए हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए और क्वेश्चन को देख लेते हैं इस टॉपिक से, अर्थात गुप्त वंश से पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ से देखेंगे। क्या, गुप्त वंश के से बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि नगरों का क्रमिक पतन यह किसके काल में, तो गुप्तों के काल में हुआ था। किसके काल में,
गुप्तों के काल में। हमने पढ़ा था कि बिहार में आपको जो आपका मेन बिहार की पाटलिपुत्रा, सोनपुर, मथुरा, ये जो मेन शहर थे, ये भी इनका पतन हो गया था किसके काल में? गुप्त काल में। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में नगरों का पतन हुआ था। तो नगरों का क्रमिक पतन किसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो यह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, देखिए यही हमने स्लाइड में आपको बताया था कि गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन क्या हुआ था, ये गुप्त काल में अग्रसर हुए। जैसे पाटलिपुत्रा और मथुरा, कुम्हार, सोनपुर, सेगरा, ये सभी जो महत्वपूर्ण शहर थे, ये विघटित होकर के गांव के रूप में परिवर्तित हो गए थे, अर्थात नगरों का क्रमिक पतन हो गया था। यह ह्वेनसांग के आने के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। किनके समय में? हर्षवर्धन के समय में। लेकिन गुप्त वंशों के शासन के समय में, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आया था। कौन? फाहियान आया था। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ाया था कि फाहियान आया था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत कौन सा? फोक्यूकी, कौन सा? फोक्यूकी लिखा। उसमें भी इसकी जानकारी मिलता है नगरों के क्रमिक पतन के बारे में, और ह्वेनसांग के भी पुस्तक में इसकी जानकारी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, जब ह्वेनसांग भी आया था हर्षवर्धन के समय में, तो भी उसने यही लिखा कि गुप्त काल में सर्वाधिक नगरों के पतन हुआ था। साथ ही साथ फाहियान के भी यात्रा वृत्तांत फोक्यूकी में भी यह जानकारी मिलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारत में व्यापार के लिए, गुप्त काल में उत्तर भारत में व्यापार के लिए कौन कौन सा? तो ताम्रलिप्ति, कैम्बे और भड़ोज, इन सब का उपयोग नहीं किया था, कल्याण का उपयोग। भड़ोज का जो है यह पश्चिमी व्यापार, पश्चिम भारत में व्यापार के लिए प्रयोग होता था, पश्चिम भारत में। तो पश्चिम भारत में भड़ोज और उत्तर भारत में ताम्रलिप्ति, कैम्बे और कल्याण से भी व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता था। बीपीएससी ने भी इसका ऑप्शन ई माना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति, कैम्बे और कल्याण का उपयोग किया जाता था। मेनली ताम्रलिप्ति से ही उत्तर भारतीय व्यापार होता था, लेकिन कैम्बे और कल्याण से भी थोड़े थोड़े व्यापार होते थे। तो इस तरह से 3 ऑप्शन इसका अब आ रहा है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। साथ ही साथ भड़ोज के बारे में आपको जानना है कि भड़ोज से उत्तर भारतीय नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय या पश्चिम भारतीय व्यापार होता था। कहाँ से? भड़ोज से। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये क्वेश्चन आपको अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए भी थे कि ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में कौन दिया था? तो ये गुप्त शासकों ने दिए थे। लेकिन दान देने का जो शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत सातवाहनों ने किया था। ध्यान रखिएगा, शुरुआत सातवाहनों ने किया था। शुरुआत की पूछेगा तो शुरुआत सातवाहनों ने किया, लेकिन सर्वाधिक दान पूछेगा तो सर्वाधिक दान गुप्त वंश वालों ने किया था। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश वाले ने। बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश ये आपको कलिंग साइड का वंश था और इसका संस्थापक धर्मपाल थे। इन्होंने साथ ही साथ क्या दिया था? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन भी हो गया डिटेल के रूप में। गुप्त शासकों ने गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय की ग्रहिता, मतलब जो गांव से जो टैक्स आता था उसे भी सौंप दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में, ध्यान रखिएगा, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर 1/6 था। उपज का 6ठा भाग भू राजस्व का दर था। क्या था? उपज का 6ठा भाग। और भू राजस्व को कहा क्या जाता था? तो गुप्त काल में भू राजस्व को उद्रंग कहा गया है। क्या? उद्रंग। तो उद्रंग का दर भी पूछ सकता है। उद्रंग का दर उपज का 6ठा भाग होता था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक
जो योगदान था वो गुप्त शासकों का था, क्योंकि हमने पढ़ा था गुप्त शासकों के समय ही ये लोग भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ का, इन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी उपयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भागवत संप्रदाय या विष्णु भगवान के जो उपासक में इनकी सर्वाधिक विकास या चरम उत्कर्ष पर कब था, तो ये गुप्त शासकों के समय में। ध्यान रखिएगा गुप्त शासकों के समय में हिंद यूनानी शासकों ने सोने का सिक्का चलाना प्रारंभ किया था। और कुषाण कौन था, हाईएस्ट पीके में कुषाण था, जो कि सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था इस वंश का। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने, जो क्वेश्चन दिया गया ध्यान रखिएगा ये इस चैप्टर से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इसे 2018 में पूछा था, 64वीं बीपीएससी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए ध्यान से, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। मतलब कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेशन करता है, उसी के कारण क्या होता है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये किसने कहा था, तो यह आर्यभट्ट ने कहा था। किसने, आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बराहमीर के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी एक खगोल विज्ञानी ही थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर भी आपको ध्यान रखना है, अगला बार भी पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किन्होंने अपना सर्वाधिक योगदान जो था वो कौन था, तो ये ही क्वेश्चन है। देखिए जहां ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बीपीएससी जो ने जो आंसर दिया है उसके अनुसार, और बुक में जो है उसमें कंट्राडिक्शन है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी एक बार बुक में जरूर खोजिएगा, हमने इसे ढूंढा है और उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो हमने धन्वंतरी के बारे में पढ़ा था, किन के बारे में, धन्वंतरी चिकित्सक थे, औषधि से संबंधित थे, और उन्होंने पुस्तकें भी इसके लिखी थी, ये आपको हम बताए हुए हैं। धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित थे और ये गुप्तकालीन थे। गुप्तकालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको धन्वंतरी नहीं है, तो या तो आप ई के साथ जाएंगे, हालांकि उत्तर इसका ई ही होगा। देखिए कैसे, क्योंकि जो सुश्रुत बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना है, क्या माना है, ए माना है। बीपीएससी के दिए गए आंसर के अनुसार 2017 में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 63वां बीपीएससी, उसमें इसने ए ऑप्शन माना था सुश्रुत, लेकिन जो बुक में हमने इसकी खोज पड़ताल की तो बुक में पाया कि सुश्रुत जो थे वे 600 ईसा पूर्व, कब 600 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, कब 1500 बीसी इनका कार्यकाल माना गया है, 600 से 1500 के आसपास, ये उसी के आसपास इनका अप्रोक्स में कार्यकाल माना गया था। ठीक है, कब 600 से 1500, ध्यान रखिएगा 600 से 1500 के करीब। लेकिन जो गुप्त काल है वो 275 ईसा पूर्व से शुरू होता है, कौन, 275 से। तो इस तरह से 275 बीसी भी नहीं, 275 एडी मतलब एनोडेमिन 275 ईस्वी से शुरू होता है, जबकि सुश्रुत का जो कार्यकाल था वो 600 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका ई ऑप्शन ही होना चाहिए था। बीपीएससी ने हालांकि ए ऑप्शन दिया है, तो अब इसके अनुसार अब जो भी हो, बीपीएससी ने दोबारा चेंज भी इसको नहीं किया था, तो अब बीपीएससी ही बता सकता है कि उन्होंने यह आंसर कैसे दिया था, क्योंकि वो सिर्फ आंसर देता है, रीजन तो बताता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था, फायान। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था, फायान आया था। कौन आया था, फायान आया था। यह कहाँ का था, चीनी यात्री था,
ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी पुस्तक? फो क्यू की। ध्यान रखिएगा, इसके नाम से भी इसका पुस्तक आप याद कर सकते हैं। फाहियान ने क्या लिखा था? फो क्यू की। क्या? फो क्यू की। नाम भी अजीब है, चीनी लोग आप जानबे करते हैं। इसके पुस्तक का नाम था फो क्यू की। तो ये किसने लिखा था? फाहियान ने लिखा था। फाहियान चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह बीपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। कहीं कुमारगुप्त देता है, कहीं कुमारगुप्त प्रथम देता है। तो आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। और इसका अंत किसने किया, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो हमने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसका ध्वस्त किया था। और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा कौन सा जो इसका ध्वस्त किया था? खिलजी। कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी। तो इसका अब ये आपको नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है। वेद सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शकदित्य था। शकदित्य ही, जिसका नाम क्या कहा जाता है? कुमारगुप्त, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महत्व श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शकदित्य की पहचान कुमारगुप्त के रूप में है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो ये इसके व्याख्या भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने पूरा गुप्त वंश देखा, गुप्त वंश से संबंधित सभी बीपीएससी में पूछे क्वेश्चन को भी देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम या डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव और सुझाव देना ना भूलें। सुझाव के लिए आप बहुत ही आमंत्रित हैं। साथ ही अपना कोई डाउट भी है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।